इतिहास के अनूठे संसार में आपका स्वागत है। मित्रों, इतिहास पाठ में आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में अब तक हम 11 बार मिल चुके हैं और आज 12वीं बार मिल रहे हैं। मेरे पास जो किताब है उस किताब का नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। पिछले अंकों में हमने ये देखा कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने किस तरह नंदों का नाश किया, एक साम्राज्य स्थापित किया। हमने यह भी देखा कि राजा बनने से पहले और राजा बनने के बाद में चंद्रगुप्त का यूनानियों के साथ संघर्ष कैसा रहा। हमने यह भी चर्चा की कि चंद्रगुप्त दक्षिण भारत में गया था या नहीं। जब मैं ये कहता हूँ कि चंद्रगुप्त दक्षिण भारत में गया था या नहीं, हमने यह चर्चा की तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि दक्षिण में उसने अपना शासन स्थापित किया या नहीं। गया तो वह था, उसका तो अंत ही दक्षिण में हुआ था। हमने चर्चा यह भी की थी कि उसका धर्म कौन सा था, और ख़ासतौर से पिछले अंक में हम चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था की बात भी करने लग गए थे। उसके राज्य का विभाजन किन प्रांतों में था वह भी हमने बताया। यद्यपि उन प्रांतों की सूचना हमें अशोक के समय से मिलती है, लेकिन फिर भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसी तरह का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी रहा होगा। हमने यह देखा कि एक राजा होने के नाते चंद्रगुप्त ने उन सभी नियमों का पालन करने की कोशिश की जो उसे भारतीय वाङ्मय से प्राप्त हुए, मिले। जैसे कि राजा है वह संपूर्ण साम्राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। उसके राज्य के 7 अंग प्रमुख थे, या उसके राज्य के प्रमुख अंग 7 थे: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। इस बात का भी उसने ध्यान रखा। फिर हमने चाणक्य का भी उल्लेख किया कि वह किस तरह का राजा चाहता है। वह ऊंचे कुल का हो, उसमें दैवी बुद्धि हो, दैवी शक्ति हो, वह गुरुजन की बात सुनने वाला हो, धार्मिक हो, सत्यभाषी हो, परस्पर विरोधी बातें न करता हो, जिसके लक्ष्य ऊंचे हों, जो उत्साह से भरा हो, जिसका अपने सामंतों पर नियंत्रण रहे, दृढ़ बुद्धि हो, विनयशील हो। यानी अपेक्षा जो है चाणक्य की एक राजा से, वह बहुत बड़ी है। राजा के कार्य 3 कोटियों में विभाजित किए जा सकते हैं। उसमें पहली कोटि है कार्यकारिणी। राज्य के समस्त उच्च कर्मचारियों की, मंत्रियों, पुरोहितों, गुप्तचरों, राजदूतों की नियुक्ति का विशेष उत्तरदायित्व राजा पर ही था। राज्य के समस्त उच्च कर्मचारियों की, जैसे मंत्रियों, पुरोहितों, गुप्तचरों, राजदूतों, नियुक्ति का विशेष उत्तरदायित्व राजा पर ही था। वह मंत्री परिषद को बुलाता और उसके साथ नीति निर्धारण करता। गुप्तचरों द्वारा लाई गई संपूर्ण सूचनाओं को एकत्र करना भी उसका काम था। राज्य के आय व्यय के ब्यौरे अंततोगत्वा उसी के सामने रखे जाते थे। राज्य का कोई भी विभाग ऐसा नहीं था जिस पर उसका नियंत्रण न हो। जनपद के समाहर्ता उसी के आदेश पर शासन का संचालन करते थे। जो दूसरी कोटि है राजा के कार्य की, वह है व्यवस्थापिका। कौटिल्य के अनुसार राजा को व्यक्तिगत रूप से भी कानून बनाने का अधिकार था।
राजा को धर्म प्रवर्तक कहा गया है, यानी कानून बनाने वाला। राज शासन वैध कानून की महत्ता रखता था। अशोक के अभिलेखों में भी शासन का उल्लेख है। और जो तीसरी कोटि है राजा के कार्य की, वह है न्याय। मेगास्थनीज के वर्णन से स्पष्ट होता है कि राजा अपनी राजसभा में बैठा दिन भर प्रजा के आवेदनों को सुना करता था और उन पर न्याय किया करता था। कौटिल्य का भी कथन है कि राजा को चाहिए कि वह अपने आवेदकों को अधिक समय तक द्वार पर प्रतीक्षा करने का अवसर न दे। जब वह आवेदकों के लिए अप्राप्य हो जाता है तो प्रजा में असंतोष बढ़ने लगता है। राजा को सहायता देने के लिए कौटिल्य ने एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की थी। इस मंत्री परिषद में जितने अधिक मंत्री हों उतना ही अच्छा। उसने इंद्र की परिषद का उल्लेख किया है, जिसमें 1000 ऋषि सदस्य थे। पुनः वह क्षुद्र परिषद यानी छोटी परिषद की निंदा करता है। वस्तुतः वह छोटी परिषद की निंदा करता है। वस्तुतः मगध साम्राज्य की विशालता एवं कार्य कुशलता को देखते हुए ही चाणक्य ने ऐसी व्यवस्था की थी। वस्तुतः मगध साम्राज्य की विशालता एवं कार्य की आवश्यकता को देखते हुए चाणक्य ने ऐसी व्यवस्था की थी। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन 12,000 पण था। प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद का अधिवेशन दैनिक राजकार्य करने के लिए नहीं होता था। वह आवश्यक कार्यों के संबंध में ही बुलाई जाती थी, यानी बहुत जरूरी हो जाए तभी मंत्रिमंडल की या मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जाती थी। अर्थशास्त्र से प्रकट होता है कि इस सभा की मंत्रणा अति गुप्त रखी जाती थी। मंत्रिपरिषद के निर्णय बहुमत से होते थे। अनुपस्थित सदस्य पत्र द्वारा अपना मत भेज सकते थे, परंतु आवश्यकता पड़ने पर राजा मंत्रिपरिषद के बहुमत के विरुद्ध भी कार्य कर सकता था। परिषद के सदस्य स्वयं राजा द्वारा मनोनीत होते थे। जो अमात्य सर्वोपधा शुद्ध समझे जाते थे उन्हीं को मंत्रिपरिषद में स्थान दिया जाता था। अशोक के अभिलेख में भी इस तरह की जानकारी मिलती है और यह जो नाम है मंत्रिपरिषद का वह परिसा मिलता है। दैनिक कार्यों के लिए राजा कुछ मंत्री नियुक्त करता था। ये मंत्रिपरिषद के सदस्यों से अलग थे। मंत्रिपरिषद के सदस्य का वेतन 12,000 पण होता था। इससे प्रकट होता है कि मंत्री का पद मंत्रिपरिषद से ऊंचा समझा जाता था। मंत्रियों के परामर्श से ही संपूर्ण राज्य का शासन संचालन होता था। समस्त उच्च पदाधिकारी इन्हीं मंत्रियों की सम्मति से नियुक्त होते थे। राजा इन्हीं मंत्रियों की सहायता से राज्य के समस्त कर्मचारियों की परीक्षा करता था। राजदूतों और गुप्तचरों की नियुक्ति में भी ये मंत्री राजा को परामर्श देते थे। साम्राज्य के जनपद समाहर्ता नामक अमात्य के अधीन होते थे। समाहर्ता का प्रमुख कार्य होता था कर एकत्र करना। जनपदीय कार्यों में सहायता करने के लिए समाहर्ता के अधीन शुल्काध्यक्ष यानी व्यापार से संबंधित करों को एकत्र करने वाला, पीतवाध्यक्ष यानी तौल और माप की देखरेख करने वाला, शीताध्यक्ष यानी कृषि विभाग का अध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष राज्य की ओर से चलने वाले व्यवसायों के विभाग का अध्यक्ष, सुराध्यक्ष शराब के निर्माण, क्रय विक्रय, प्रयोग आदि पर नियंत्रण रखने वाला अध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, नावाध्यक्ष, गोध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष बाजार पर नियंत्रण करने वाला अधिकारी, लक्षणाध्यक्ष यानी मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने वाला, देवताध्यक्ष यानी मंदिरों की देखभाल करने वाला, पूजा पाठ की व्यवस्था करने वाला आदि पदाधिकारी कार्य करते थे। कौटिल्य राज्य के अन्य पदाधिकारियों का भी उल्लेख करता है। कौटिल्य राज्य के अन्य पदाधिकारियों का भी उल्लेख करता है, जैसे सन्निधाता, यह राज्य के अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। राज्य के आय व्यय का संपूर्ण ब्यौरा
सन्निधाता के पास रहता था। उसी के अनुसार राजा राज्य की आर्थिक नीति का निर्धारण करता था। इसके अधीन राज्य के अनेक पदाधिकारी, कोषाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष इत्यादि होते थे। मौर्य साम्राज्य में सेनापति का विशेष महत्व था। वह संधि विग्रह के प्रश्नों पर राजा को परामर्श देता था। कौटिल्य ने उसकी योग्यता पर विशेष ध्यान दिया है। सेनापति संपूर्ण युद्ध विद्या तथा अस्त्र शस्त्र में पारंगत हो। एक पदाधिकारी होता था कारमांतिक, जो राज्य की ओर से संचालित कारखानों की देखरेख करता था। भूगर्भ से धातुओं के निकालने, उन्हें कारखाने में भेजने, उनसे सामान तैयार करवाने तथा उस सामान के क्रय विक्रय के विभिन्न नियम बने हुए थे। राज्य के समस्त विभागों का रिकॉर्ड अक्षय पटल नामक एक कार्यालय में रखा जाता था। इस कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था प्रशास्ता। यह राजकीय आज्ञाओं, संधि विग्रह की शर्तों, जनपदों के ब्यौरे, कर्मचारियों के कार्यों, राज्य के आय व्यय आदि के समस्त रिकॉर्ड लेखबद्ध करके रखता था। सीमांत प्रदेशों में बने हुए दुर्गों की रक्षा करना अंतपाल का काम था। देश के भीतरी भागों में स्थित दुर्गों की रक्षा करना दुर्गपाल का काम था। राजा के विशाल राजप्रासाद का प्रबंध दवारिक नामक पदाधिकारी करता था। राज्य के समस्त कार्यकारिणी और न्याय विभाग के उच्च पदाधिकारी अमात्य कहलाते थे। यूनानी लेखकों ने इनका वर्णन 7वीं जाति के रूप में किया है। एरियन कहता है कि इन्हीं से उनके शासक, प्रांतों के गवर्नर, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेनापति, एडमिरल, व्यय के नियामक और कृषि के अध्यक्ष चुने जाते थे। इस प्रकार स्ट्रैबो कहता है कि इन्हीं व्यक्तियों के हाथ में राज्य के पद, न्यायालय तथा संपूर्ण प्रशासन रहता था। अध्यक्ष राज्य की दूसरी श्रेणी के पदाधिकारी थे। स्ट्रैबो इन्हें मजिस्ट्रेट के नाम से पुकारता है। इनके विषय में वह कहता है कि इन मजिस्ट्रेटों में से कुछ के नियंत्रण में बाजार, कुछ के नियंत्रण में नगर और कुछ के नियंत्रण में सेना का प्रबंध रहता था। कुछ नदियों की देखरेख करते थे, कुछ भूमि नापते थे, जैसा कि मिस्र में होता था, और बंद जल संग्रहों की जांच करते थे, जिनसे नहरों द्वारा पानी वितरित किया जाता था। विचार यह था कि सभी को बराबर बराबर भाग पानी का मिले। इन पदाधिकारियों के नियंत्रण में आखेटक यानी शिकारी भी रहते थे और इन्हें उनके कार्यों के अनुसार पुरस्कार अथवा दंड देने का अधिकार रहता था। ये कर एकत्र करते थे और भूमि संबंधी व्यवसायों का निरीक्षण करते थे। ये सार्वजनिक मार्गों का निरीक्षण करते थे और प्रत्येक 10 स्टडिया की दूरी पर एक स्तंभ स्थापित करवाते थे, जिनसे कि उपमार्गों और दूरियों का ज्ञान हो सके। जिनके सुपुर्द नगर का प्रबंध रहता था। वे 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त होते थे। इस प्रकार अर्थशास्त्र में उल्लिखित अनेकानेक अध्यक्ष यूनानी लेखकों के मैजिस्ट्रेट थे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का प्रबंध करने वाली 6 समितियों के एक बोर्ड का उल्लेख किया है। यह आधुनिक काल के म्यूनिसिपल बोर्ड की भांति काम करता था। अर्थशास्त्र में इस बोर्ड का उल्लेख न होकर नगराध्यक्ष का उल्लेख हुआ है। यह नगराध्यक्ष आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट के समान कार्य करता था। इसी की अधीनता में बोर्ड के सारे काम होते थे। पाटलिपुत्र की भांति साम्राज्य के अन्यान्य प्रमुख नगरों में भी म्यूनिसिपल बोर्ड की व्यवस्था रही होगी। ग्राम स्वराज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती थी। इसका प्रबंध ग्रामिक करता था। अर्थशास्त्र के वैतनिक पदाधिकारियों में ग्रामिक का नाम नहीं आता है। इससे प्रकट होता है कि वह राजकीय कर्मचारी नहीं था,
वरन ग्राम की जनता द्वारा निर्वाचित उनका नेता था। ग्राम में राजकीय पदाधिकारी ग्राम भृतक अथवा ग्राम भोजक होता था। यह ग्रामिक तथा अन्य वृद्धों की सहायता से ग्राम में व्यवस्था रखता था। ग्राम के रीति रिवाज राज्य के लिए मान्य होते थे। अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि अक्षपटल के अध्यक्ष को चाहिए कि वह ग्राम संघ के धर्म, व्यवहार, चरित्र आदि की रजिस्ट्री करे। ग्रामीण जनता को अपने स्थानीय शासन में पर्याप्त स्वतंत्रता थी, इसमें कोई संदेह नहीं। 5 से 10 ग्रामों का प्रबंध करने के लिए गोप होता था। 800 ग्रामों के स्थानीय का अधिकारी स्थानिक होता था। इसके ऊपर संपूर्ण जनपद का अधिकारी समाहर्ता होता था। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। अगली बार हम मिलें, तब तक के लिए आप अपने इस दोस्त को अनुमति दीजिए। नमस्ते।